फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कंपटीशन का दौर चल रहा है। यूपी में, बिहार में, दिल्ली में और बहुत सारे राज्यों में, इवन केंद्र में भी बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं और हर दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर होता है। अभी हमारा यूपी का पेपर हुआ, उससे पहले हमारा सीटेट का पेपर हुआ था। बिहार में 3 बार अभी टीचर की वैकेंसी निकली है, बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं। दिल्ली में अभी पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अभी 17 मार्च में अभी यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है। यूपीएससी ने अभी वैकेंसी निकाली है, तो वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं। लेकिन हर वैकेंसी में एक कॉमन चीज़ रहती है, वो रहती है हमारी करंट अफेयर। करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट हर एग्ज़ाम्स में रहती है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे तो आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ रहती है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे थे जिन्होंने कहा कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराइए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराइए। तो फिर हमने सोचा कि कुछ कुछ ना करने से बेटर है कुछ हम करें, तो हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए आज से हम अपने इस चैनल पर एक नई सीरीज़ डेली करंट अफेयर विद MCQs शुरू करने वाले हैं, जिनमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम इसमें रखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका MCQ फॉर्मेट रहेगा। 4 ऑप्शन देंगे, उसके नीचे फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। पूरी क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को, इन जितने भी वीडियोज़ हम बना रहे हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी इस सीरीज़ को। आज हमारा फर्स्ट डे है, 21 फरवरी है आज हमारा 2024। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस खूबसूरत सी जर्नी की एक पॉजिटिव थिंकिंग और फुल ऑफ एनर्जी के साथ में। क्योंकि हम जो सफ़र करने जा रहे हैं, जो हम जर्नी तय करने जा रहे हैं, वो एक बड़ी जर्नी है। बड़ा एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत बड़ा कंपटीशन है। अभी हम यूपी में देखते हैं कि यूपी में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 50 लाख लगभग लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इतने लोगों के साथ फाइट करना और फिर वहाँ से निकलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी मन करेगा अरे सब कुछ छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड से निकालनी है और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में अवतारवाद की धारणा चलती है। भाई 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और उसके बाद में कलयुग। सबकी एक उम्र निर्धारित है कि कितने साल तक कौन सा युग रहेगा। ऐसे ही कलयुग की उम्र कही जाती है कि 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। और ऐसा कहा जाता है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु का अवतार होगा, कल के रूप में अवतार होगा। तो उसी कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। और कहाँ रखी गई है? उत्तर प्रदेश में रखी गई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। प्रधानमंत्री ने संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कल्की धाम मंदिर जो अब बन रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। अवतारवाद की परंपरा चलती है हिंदू धर्म में, तो ऐसा कहा जाता है कि कल्की अवतार जो होगा भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें लगभग 5 साल का समय लगने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 4 ऑप्शन है आपका, भारत, चीन, मलेशिया या सिंगापुर। देख लेते हैं, इसका सही आंसर भारत होगा। क्यों चर्चा में? ये बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। ये पहला मौका है जब भारत ने महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है।
इससे पहले पुरुष टीम ने 2016 और 2020 संस्करण में कांस्य पदक जीते हैं। चर्चा में क्यों? क्योंकि महिला टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। इससे पहले महिला टीम ने बहुत सारे और जो पदक हैं वो जीते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं जीता था, इसलिए यह चर्चा में है। पुरुष टीम ने क्या हुआ, 2016 और 2020 में कांस्य पदक जीते। पीवी सिंधु, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद और खरव ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को बढ़त चलाई। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? जैन धर्म के एक संत थे जिनका नाम था आचार्य विद्यासागर, हाल ही में अभी उनका निधन हुआ है। वो किस राज्य से थे? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय से प्रसिद्ध संत थे। अब आपको पता होगा कि जैन धर्म में दो समुदाय हैं, एक दिगंबर और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं श्वेतांबर। तो दो संप्रदाय होते हैं जैन धर्म में। तो जो हमारे आचार्य विद्यासागर जी थे वो दिगंबर संप्रदाय से थे। अब दिगंबर संप्रदाय वाले कौन होते हैं? जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, मतलब जिनका आसमान ही वस्त्र कहा जाता है। और श्वेतांबर वो होते हैं जिनका जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो आचार्य जी जो थे वो दिगंबर संप्रदाय से थे। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सतलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको ये भी पढ़ना है। अगला प्रश्न, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है गुलजार, जगत गुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ चौधरी या फिर ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। गुलजार ने हिंदी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, ये आप लोगों से सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दो हमारे ऐसे कवि हैं, गुलजार और हमारे रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के सही वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर के नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड का एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अब बात करें हम इरडा की बात करते हैं। हम इरडा की जो स्थापना हुई है वो 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सी भैया? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों के सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। PM विश्वकर्मा को शुरू में वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बजट आया और बजट में जो हम बात करते हैं माइक्रो लोन की, जब हम बात करते हैं MSME की बात करते हैं, तो ये जो लोन की बात हो रही है किसके लिए बात हो रही है कि जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं,
उनके लिए सस्ते ऋण देना और उनके लिए कौशल का प्रशिक्षण देना। इसके लिए बजट में एमएसएमई के तहत 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली स्टेशन रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम या फिर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेलंगाना। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कोमुरावेली क्या है? बेसिकली एक गांव है। कोमुरावेली एक गांव है और उस गांव में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला वहां के पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, इन दोनों ने मिलकर रखी गई है। कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों में लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न, साउंड एंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन होंगे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जम्मू या फिर आईआईटी वाराणसी। देखते हैं इसका सही उत्तर होगा आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला होगा और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए होगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में एक कन्या सुमंगला योजना चलती है। किसके तहत चलती है, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो इसकी राशि को बढ़ाया गया है। पहले इसकी राशि कम थी, अब कुछ राशि को बढ़ाया गया है। वो कितनी कर दी गई है वो देख लेते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 25,000। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये कर दिया गया है। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये किस राज्य की है, तो भैया उत्तर प्रदेश की है। किसके द्वारा शुरू की गई, तो महिला कल्याण एवं विभाग के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? तो आपके ऑप्शन है MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले पहले कौन थे? MS धोनी थे। अब उनके बाद में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले जो हैं वो रोहित शर्मा बन चुके हैं। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही यह उपलब्धि हासिल की। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। मतलब अगर हम बात करें MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने 211 छक्के लगाए हैं और रोहित शर्मा ने कितने छक्के लगाए हैं? 212 छक्के लगाए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय कप्तान बन चुके हैं ये। अब हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करेंगे। और जो फैक्ट हम जो निकाल के यहाँ पर लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे करंट से ही रिलेटेड होता है और किसी न किसी ऐसे सेक्टर से लाते हैं जो डेफिनेट आपके GS पेपर की अगर हम बात करें तो GS में भी आपकी हेल्प करेगा, करंट में तो करेगा ही करेगा। तो देख लेते हैं आज का फैक्ट ऑफ डे कहाँ से आए। हमारा रेलवे से है। रेलवे से है। क्या हुआ है हाल ही में रेलवे में परिवर्तन क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस है और कैसे हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे सुरक्षा बल आपको पता होगा जिसको हम बोलते हैं RPF। ये क्या होता है रेलवे सुरक्षा बल? तो रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों के हितों के सुरक्षित रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF प्रतिबद्धता अटूट है। मतलब ये कि रेलवे में किसी की संपत्ति, यात्री या यात्रियों, इनके सबके हितों की सुरक्षा करने का काम होता है भैया RPF का।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की भलाई की सुरक्षा के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। आरपीएफ ने यात्रियों के बचाव, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए चलाए गए कई ऑपरेशन के तहत कुछ सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब आरपीएफ ने क्या किया है, रेलवे जो हमारी सुरक्षा बल है उसने क्या किया है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, रेल से यात्रा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई ऐसी उन्होंने स्टार्टिंग की हैं, कई उन्होंने ऑपरेशन चलाए हैं। कौन कौन से ऑपरेशन चलाए ये हमें पता होना चाहिए। एक उन्होंने चलाया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाना। जैसे ट्रेन में बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो उन बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किया जाता है। उसके बाद एक ऑपरेशन हमारा जीवन रक्षा है। ये क्या करता है, प्लेटफॉर्मों और रेलवे की पटरियों पर होने वाली दुर्घटनाओं से यात्रियों के जीवन को बचाना। मेरी सहेली पहल, एक हमारा क्या है, ऑपरेशन मेरी सहेली पहल है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ महिला यात्रियों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान करना। भाई क्या होता है कि रेलवे में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कुछ इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। तो उनकी रक्षा करना और उनकी सुरक्षा का आश्वासन देना जिस ऑपरेशन के तहत किया जाता है उस ऑपरेशन को कहते हैं मेरी सहेली पहल। अगला हम बात करेंगे दलालों पर कार्रवाई। ये क्या होता है, ये ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जाता है। जो आप देखते हैं ट्रेनों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को बहकाकर, फुसलाकर और ये अपने जाल में फंसाकर क्या करते हैं, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और 44.46 लाख रुपए मूल्य के भविष्य के आरक्षित रेलवे टिकटों को जब्त करना। एक है ऑपरेशन नार्कोस। अब नार्कोस से आपको समझ में आ रहा होगा कि नार्कोस क्या है। भाई नार्कोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा आपका जो नशीले पदार्थ हैं उनको जब्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, रेल यात्रियों के विरुद्ध अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करना। उसके बाद एक आता है हमारा ऑपरेशन सेवा। तो रेल यात्रा के दौरान बुजुर्ग, बीमार या घायल यात्रियों को सहायता प्रदान करना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे जो बीमार लोग हैं, हम देखते हैं कि रेल से यात्रा करते हैं तो उनको कुछ समस्याएं, परेशानियां हो जाती हैं, तो उनको सहायता प्राप्त करने का जो काम होता है वो ऑपरेशन सेवा के तहत चलाया जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और डेफिनेट ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। हम रोज़ इस तरह की वीडियो हर सुबह 9 बजे हम लाते रहेंगे और देखते रहिए आप इस तरह की वीडियो को। और डेफिनेट ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपके हेल्पफुल रहेगी। और डेफिनेट ये श्योरिटी है कि अगर आप डेली इन वीडियोस को देखते हैं तो एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन और जीके जीएस, हम इसमें जीके जीएस भी कवर करने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।